कहानी की शुरुआत में हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। लिन अपने पापा कांग के साथ एक स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी होती है। एक्सटन पैसिफिक नाम का ये स्कूल शहर का सबसे फेमस प्राइवेट स्कूल है। कांग किसी भी हालत में अपनी बेटी को इसी स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता है। प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए वो उनके सामने एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में ढेर सारे मेडल और सर्टिफिकेट होते हैं। दरअसल लिन बचपन से ही एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट रही है। जूनियर स्कूल में रहते हुए उसने कई स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जीते थे। मैथ ओलंपियाड से लेकर क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशन तक हर जगह वो फर्स्ट आई थी। लिन की ये सारी अचीवमेंट्स देखकर प्रिंसिपल भी काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी लिन खुद सामने से कह देती है कि उनके पास इस स्कूल में पढ़ने लायक फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसके लिए पब्लिक स्कूल ही बेहतर ऑप्शन होगा। ये सुनकर कांग उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसिपल उनसे कहता है, चलिए थोड़ा बाहर घूमकर बात करते हैं। स्कूल की सीढ़ियों पर खड़े होकर लिन उसे बताती है कि उनके लिए सालाना $50,000 खर्च करना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरानी से कहता है कि उनकी ट्यूशन फीस तो सिर्फ $40,000 है। तब लिन पूरा कैलकुलेशन सामने रख देती है। क्योंकि उनका घर स्कूल से काफी दूर है, इसलिए रोज बस से आने जाने का भी एक फिक्स्ड खर्च होगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म, ट्यूशन फीस, कॉपी किताबें, इन सबको मिलाकर टोटल खर्च लगभग $50,000 के आसपास ही पहुंच जाएगा। ये सारे हिसाब वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही निकाल लेती है। प्रिंसिपल उसकी मैथमेटिकल स्किल देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी वो लिन से कहता है कि तुम इस स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्टूडेंट ही इस स्कूल को डिजर्व करती है, इसलिए हम तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट कर देंगे। ये सुनते ही लिन और कांग खुशी से फूले नहीं समाते। इसके बाद हमेशा की तरह लिन का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और फिर वो अपने पापा के साथ घर लौट आती है। यहाँ हम देखते हैं कि लिन सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि दूसरे फील्ड्स में भी काफी टैलेंटेड है। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है और सिंगिंग भी कमाल की करती है। उसका एक सपना है कि वो न्यूयॉर्क के फेमस जुलियार्ड म्यूजिक स्कूल में एडमिशन ले, लेकिन उसके पापा फिलहाल उसे सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर फोकस करने को कहते हैं, क्योंकि कांग चाहता है कि लिन आगे चलकर MIT में एडमिशन ले। इसीलिए कुछ समय के लिए लिन को अपने शौक से दूरी बनानी पड़ती है। कुछ दिनों बाद लिन अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करने जाती है। स्कूल के पहले दिन उसे स्टूडेंट ID के लिए फोटो खिंचवानी होती है। ठीक फोटो क्लिक होने से पहले ही एक लड़की उसके सामने आ जाती है। वो बताती है कि प्रिंसिपल ने लिन को वेलकम करने के लिए उसे भेजा है। उसका नाम ग्रेस होता है। ग्रेस आकर उसके बाल ठीक कर देती है, क्योंकि यही एक फोटो उसकी पूरी स्कूल लाइफ तक उसके कार्ड पर रहने वाली होती है। फोटो सेशन के बाद लिन और ग्रेस कुछ देर तक बातें करती हैं। इसी तरह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लिन जापानीज बैकग्राउंड से होने की वजह से स्कूल की कुछ लड़कियां उस पर गंदे कमेंट्स करती थीं, लेकिन ग्रेस सबको मुंह पर जवाब देकर चुप करा देती थी। इसी तरह उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। हालांकि ग्रेस लिन जितनी ब्रिलियंट नहीं थी, खासकर मैथ्स में वो काफी कमजोर थी, इसलिए वो इस मामले में लिन से हेल्प मांगती है। तब लिन उसे बताती है कि स्कूल के बाद उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि घर लौटकर उसे अपने पापा के लॉन्ड्री के काम में मदद करनी पड़ती है। फिर भी वो वादा करती है कि फुर्सत के समय में वो ग्रेस को हर तरह से हेल्प करेगी। इसी तरह देखते देखते उनका मिड टर्म एग्जाम सामने आ जाता है। मैथ्स के एग्जाम वाले दिन लिन और ग्रेस की सीट लगभग पास ही होती है। पेपर मिलने के कुछ ही मिनटों में लिन 7 सवालों में से आधे से ज्यादा सॉल्व कर लेती है, क्योंकि अपने जीनियस माइंड की वजह से वो बहुत तेजी से सारे मैथ्स कर लेती है। कुछ और मिनटों में वो पूरा पेपर खत्म भी कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेस अपनी सीट पर बैठी मानो सिर के बाल नोच रही हो। सवालों में क्या लिखा है कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन कहती है, लगता है मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ लिन अपनी बेंच से ग्रेस को देख रही होती है। उसकी ये हालत देखकर लिन को बहुत बुरा लगा है और तभी वो एक रिस्की डिसीजन लेने का फैसला करती है। सबसे पहले लिन सारे सवालों के जवाब एक रबर पर लिख लेती है। उसके बाद वो अपना जूता खोलकर उस रबर को उसके अंदर डाल देती है और फिर वो जूता ग्रेस की तरफ फेंक देती है। मतलब लड़कियां एग्जाम में ऐसे ऐसे तरीके अपनाती हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी बाहर हैं। इधर हॉल में गार्ड दे रहे टीचर तब तक अपनी कुर्सी से उठ चुके होते हैं और नॉर्मल तरीके से इधर उधर घूम कर निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि लिन के पैर में जूता नहीं था, क्योंकि ग्रेस गार्ड की वजह से उसे तुरंत जूता वापस नहीं कर पाई। इसलिए लिन डरते डरते चुपचाप बैठी रहती है ताकि टीचर की नजर इस पर न पड़े। थोड़ी देर बाद जब टीचर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है, तब ग्रेस खुद अपना एक जूता लिन की तरफ फेंक देती है। लिन उस जूते को पहन लेती है और फिर एग्जाम पेपर जमा करने चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस अपने जूते से रबर निकालती है और फटाफट सारे आंसर भर देती है। इस तरह लिन की मदद से सारे एग्जाम खत्म होने के बाद ग्रेस 3.8 GPA के साथ पास
पास हो जाती है। इतना जीपीए मिलने के बाद वो खुशी से आसमान में उड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिन 4.2 जीपीए लाकर क्लास की टॉपर बन जाती है। लेकिन उस दिन दोनों का मूड काफी फ्रेश और खुश था। तभी ग्रेस उसे पार्टी करने का प्रपोजल देती है। लिन वैसे तो काफी शर्मीली नेचर की लड़की थी, इसलिए पहले वो जाने से मना कर देती है, लेकिन आखिरकार ग्रेस के कहने पर वो मान जाती है। इसके बाद ग्रेस उसे अपने बॉयफ्रेंड के घर ले जाती। ग्रेस का बॉयफ्रेंड पैट स्टोन होता है, जो उन्हीं का एक क्लासमेट है। मिलने के बाद पैट और ग्रेस स्विमिंग पूल में पार्टी करने लगते हैं। वहीं लिन चुपचाप थोड़ी शर्मीली सी होकर पूल के पास बैठी रहती है। तभी पैट अचानक उससे पूछता है कि स्कूल के बाद उसका क्या प्लान है। लिन बताती है कि उसका सपना न्यूयॉर्क के फेमस जुलियार्ड आर्ट एंड म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेने का है। दूसरी तरफ पैट बताता है कि वो किसी भी तरह किसी कॉलेज में एडमिशन पाने का मौका ढूंढ रहा है। अगर उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला तो उसका पिता उसे घर से निकाल देगा। इसके बाद अचानक पैट लिन को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर लिन पैट और उसके दोस्तों को एग्जाम में हेल्प करेगी तो वो बदले में उसे जुलियार्ड स्कूल में एडमिशन दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि उसका पिता उस स्कूल के टेक्निकल बोर्ड का एक मेंबर है। ऊपर से उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए लिन का उस स्कूल में एडमिशन करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन लिन किसी भी हालत में इस ऑफर को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि सिर्फ अपने सपने के लिए एग्जाम में चीट करके अपनी स्कॉलरशिप को रिस्क में डालना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। फिर भी पैट उससे कहता है, तुम इस बारे में थोड़ा सोच कर देखो, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो सबके सपने पूरे हो सकते हैं। इसके बाद पार्टी खत्म होने पर लिन अपने घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल कमेटी एक खास इवेंट का आयोजन करती है, जहां लिन और उसके एक क्लासमेट जिसका नाम बैंक होता है, दोनों को इनवाइट किया जाता है। ये दोनों ही क्लास टॉपर होते हैं और पूरे स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स माने जाते हैं। इस इवेंट के बीच में प्रिंसिपल आकर लिन के पापा को अपने पास बुला लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि उनकी प्रोडक्ट एग्जीबिशन में कई नए स्किन केयर प्रोडक्ट आए हैं। यानी स्कूल के इस फंक्शन में भी काफी सारे स्पॉन्सर्स थे और ये स्पॉन्सर्स वहां अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रहे थे। लिन के पापा स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते खरीदते पूरे $1000 खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्कूल के लिए एक तरह का डोनेशन ही है। दूसरी तरफ लिन का क्लासमेट बैंक एक कोने में चुपचाप बैठा होता है। उसे पहले से पता होता है कि ऐसे फंक्शंस असल में गार्जियंस से पैसे निकलवाने के लिए ही रखे जाते हैं। लिन उसे अकेला बैठा देकर उसके पास आती है और उससे बात करती है। जब उसे ये सच्चाई पता चलती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। इवेंट खत्म होने के बाद लिन घर लौट आती है। वहाँ वो बिना वजह $1000 खर्च करने के लिए अपने पापा पर गुस्सा करती है। लेकिन कांग एक बहुत ही सिंपल इंसान होता है। वो तो पहले से ही वो स्किन केयर प्रोडक्ट चेहरे पर लगाकर बैठा होता है। लिन की डांट सुनकर वो मुंह धोने चला जाता है। इसी बीच लिन पियानो बजाने लगती है। पियानो बजाते बजाते अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उसी आइडिया के साथ अगली सुबह वो पैट और उसके दोस्तों को बुला लेती है। यानी जुलियार्ड स्कूल में एडमिशन के लिए वो आखिरकार उनके ऑफर को स्वीकार कर लेती है। लेकिन इसके लिए जो आइडिया वो निकालती है वो सच में जीनियस होता है। पिछली रात पियानो बजाते समय उसे एहसास होता है कि पियानो की हर एक धुन यूनिक होती है, क्योंकि हर धुन के लिए अलग अलग बटन प्रेस करने पड़ते हैं। अब अगर वो 4 अलग अलग सुर चुनती है तो 4 अलग स्टाइल में उंगलियां हिलानी होंगी। क्यों ना इन चारों सुरों को A, B, C और D के सिग्नल बना दिया जाए। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में MCQ मार्क करते समय कुछ लोग खांस कर सिग्नल देते थे। फर्क बस इतना है कि बार बार खांसने से टीचर पकड़ सकते हैं, लेकिन पियानो के सुरों में ऐसा नहीं होता। लिन 4 अलग अलग तरीके से उंगलियां मूव करके अपने दोस्तों को ध्यान से देखने को कहती है। इस तरह वो उन्हें सही जवाब का सिग्नल दे सकती है। और अगर टीचर कुछ पूछे तो वो कह देगी कि मैं तो बस पियानो बजाने की तरह उंगलियां हिला रही हूँ। इसके बाद से वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए एग्जाम हॉल में सबको सिग्नल देने लगी है। बाकी स्टूडेंट्स उससे आंसर कॉपी करके अच्छे रिजल्ट ले आते हैं। दूसरी तरफ वो खुद भी जुलियार्ड स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देती है। इस तरह लिन की स्कूल लाइफ काफी अच्छी चलने लगी है। लेकिन एक दिन अचानक प्रिंसिपल उसे अपने रूम में बुला लेते हैं। पहले तो लिन काफी डर जाती है। फिर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि स्कूल में एक बहुत महंगी स्कॉलरशिप का ऑफर आया है, जिसका नाम कार राइट स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के लिए पूरे स्कूल से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को चुना जाएगा। हर स्कूल से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल लिन और बैंक को सिलेक्ट करते हैं। आखिर में वो दोनों को शुभकामनाएं देते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कहते हैं। इस खुशखबरी वाले ही दिन बैंक के साथ एक बुरा हादसा भी हो जाता है। उस रात उसकी माँ की दुकान के सामने कुछ लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। जैसे ही बैंक उन्हें देखता है वो उन्हें वहाँ से हट जाने को कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर करके ड्रग्स लेते ही रहते हैं। तब बैंक 911 पर कॉल करके पुलिस में कंप्लेन कर देता है। ये देखते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि असल में बैंक ने
सच में कॉल नहीं किया था, उसने बस फोन करने का नाटक किया था। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर सेमेस्टर फाइनल एग्जाम आ जाता है। इस एग्जाम से पहले पैट का दोस्त चैपिन अचानक बैंक से मिलता है। वो $300 के बदले एग्जाम के आंसर कॉपी करने के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक पूरी क्लास का सबसे ईमानदार स्टूडेंट था, इसलिए वो साफ मना कर देता है। हालांकि चैपिन फिर भी एग्जाम से पहले लिन की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद एग्जाम शुरू होता है और सभी स्टूडेंट सवाल सॉल्व करने लगते हैं। कुछ देर बाद बैंक अचानक नोटिस करता है कि उसके क्वेश्चन पेपर पर एग्जाम नंबर 1 लिखा हुआ है। जब वो टीचर से पूछता है तो टीचर बताता है कि हाल ही में सबके रिजल्ट्स में काफी ज्यादा समानता पाई गई है, इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट ने इस बार 2 अलग अलग सेट में एग्जाम लेने का फैसला किया है। ये बात सुनते ही लिन मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि उसके एग्जाम पेपर पर एग्जाम 1 लिखा होता है, जो ग्रेस और पैट के पेपर से तो मैच कर रहा था, लेकिन बेचारा चैपिन सेट नंबर 2 लेकर बैठा था। इसलिए लिन पहले अपने सेट के सारे सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेती है। उसके बाद पियानो ट्यूनिंग के जरिए वो सारे आंसर ग्रेस और पैट को सिग्नल करके बता देती है, लेकिन चैपिन तब तक एक भी सवाल ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया था। तभी अचानक एक स्टूडेंट जब कॉपी जमा करने के लिए उठता है, उसी मौके का फायदा उठाकर लिन चैपिन के साथ अपना क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लेती है। फिर वो बहुत इजी से सवाल सॉल्व करके ऑप्शन मार्क करने लगी है। इधर बैंक ये सारी चोरी पहले ही नोटिस कर चुका था। जब कॉपियां जमा हो रही थीं, तो उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। उधर लिन चैपिन की कॉपी में आंसर लिख ही रही होती है कि तभी एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और टीचर सबकी कॉपियां लेने लगते हैं। लिन की कॉपी पर तो तब तक उसका नाम भी नहीं लिखा होता, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद जब वो टीचर को देखती है और नाम लिखने की इजाजत मांगती है, तो वो राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ चैपिन की कॉपी पर पहले से ही लिन का नाम लिखा हुआ होता है और चैपिन वही कॉपी अपनी बताकर जमा कर देता है। इतनी गड़बड़ के बावजूद भी वो लोग एग्जाम काफी अच्छे से खत्म कर लेते हैं, इसलिए सब हंसी खुशी चिल करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस से लिन और चैपिन को बुलावा आ जाता है। दोनों ही डरते डरते प्रिंसिपल के रूम में दाखिल होते। उस कमरे में पहले से ही बैंक बैठा हुआ था। असल में उसी ने कंप्लेन की थी कि लिन और चैपिन ने आंसर कॉपी किए हैं। हालांकि लिन और चैपिन दोनों ही इस आरोप को पूरी तरह से नकार देते हैं। तभी प्रिंसिपल लिन से कहता है कि वो जा सकती है, लेकिन अचानक उसकी नजर लिन के रफ पेपर पर पड़ जाती है और वो उसे फिर से बुला लेते हैं, क्योंकि उस रफ पेपर पर दोनों सेट के सवाल सॉल्व किए हुए थे। बस यहीं से उनकी सारी हरकतें सामने आ जाती हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। बहुत जल्द लिन के पापा को भी प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उन्होंने लिन से ऐसा कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर उसकी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो अब तक उसे स्कूल से निकाल दिया गया होता, लेकिन क्योंकि लिन सबकी फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए उसे स्कूल में रहने दिया जा रहा है। मगर अब उसे फ्री में पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, यानी आज से उसके लिए स्कॉलरशिप का रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा उसे कायरा स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजा जाएगा। ये सब सुनकर लिन पूरी तरह टूट जाती है। वो इस फैसले पर प्रिंसिपल से बहस करना चाहती है, लेकिन उसके पापा प्रिंसिपल से माफी मांगकर उसे स्कूल से लेकर आ जाते हैं। घर लौटकर वो लिन से पूछते हैं कि उसने ऐसा सब क्यों किया। तब लिन उसे बताती है कि जुलियार्ड स्कूल में एडमिशन लेना उसका सपना है। जिस तरह उसके सारे दोस्त अपने अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह वो भी अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन कांग साफ साफ कह देता है कि वो उसे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं देगा। उसका सपना था कि उसकी बेटी MIT में पढ़े और वो इसे पूरा किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए लिन की इच्छा के खिलाफ भी वो उसे पढ़ाई में ही व्यस्त रखना चाहता है। ये सुनकर लिन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जुलियार्ड स्कूल ने उसे ऑडिशन देने के लिए पहले ही इनवाइट कर दिया था, लेकिन उसने वह इनविटेशन छोड़कर फिर से स्कूल जाने लगी और धीरे धीरे सब व्यवस्थित करते हुए पढ़ाई जारी रखती है। कांग भी अपनी बेटी की ट्यूशन फीस चुकाने के लिए लॉन्ड्री चलाने के साथ साथ उबर ड्राइविंग करने लगा है। इस तरह उनके दिन किसी तरह कटते रहते हैं। इसी बीच एक दिन ग्रेस अचानक लिन को कॉल करती है और बताती है कि पैट और वो न्यूयॉर्क जाने का प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि लिन जुलियार्ड स्कूल के ऑडिशन के लिए जाना चाहती है, इसलिए वे सब साथ जा सकते हैं। लेकिन लिन अब भी अपने मन से इस स्कूल में पढ़ने का सपना मिटा नहीं पाई है, इसलिए वो फिर से ग्रेस से मिलती है। इस बार ग्रेस उसे पैट के पापा मम्मी के साथ डिनर पर ले जाती है। डिनर के दौरान पैट के पिता टेट लिन से कहते हैं कि वो पैट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उसे SAT एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा और उन्हें पता है कि उनके बेटे से ये कभी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर लिन उनकी मदद करे तो टेट उसके लिए न्यूयॉर्क में जुलियार्ड स्कूल का एडमिशन भी हैंडल करने के लिए तैयार हैं। इतना आकर्षक ऑफर मिलने के बावजूद भी लिन उन्हें मना कर देती है। कारण SAT एग्जाम में चीट करना लगभग इम्पॉसिबल था और पिछली बार पकड़े जाने का अनुभव उसे याद था। तब टेट उसे सोचने के लिए कहते हैं कि वो इस ऑफर पर विचार करे। इसके बाद लिन और ग्रेस लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगी है। टीवी पर उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के दूसरे देश के दौरे को लेकर एक न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जाता है कि वो दूसरे देश के साथ टाइम डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सही समय पर रवाना होंगे। जैसे ही लिन टाइम जोन डिफरेंस की बात सुनती है, उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आ जाता है।
लिन जिस स्कूल में पढ़ती थी वो अमेरिका के सिएटल शहर में था। वो ग्रेस और पैट को बुलाकर बताती है कि सिएटल और फिलाडेल्फिया के बीच 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अगर वो फिलाडेल्फिया जाकर 3 घंटे पहले SAT एग्जाम दे दे तो उसके आंसर पैट को भेज सकती है और 3 घंटे बाद सिएटल में बैठकर पैट वही आंसर एग्जाम में लिख देगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी क्योंकि जुलियार्ड स्कूल की ट्यूशन फीस करीब $1,80,000 थी। इसके अलावा वो अपने पापा के लिए एक्स्ट्रा $7,000 भी चाहती थी। तब पैट कहता है कि इतने सारे पैसे उसके पापा से निकलवाना लगभग नामुमकिन है। तब लिन बताती है कि उसने पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से चेक करके ये कंफर्म किया है कि ऐसा करना पॉसिबल है। अगर फिलाडेल्फिया के एग्जाम के आंसर याद करके सिएटल भेज दिए जाए तो चीट करना मुमकिन हो सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम पैसों की ही थी। तब वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि एग्जाम पेपर लीक करके पैसे जुटाए जाए। अगर 30 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप उनसे पेपर खरीदे तो हर एक से $12,000 लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो पकड़े गए तो सबकी स्टूडेंट लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। यानी इस बार वो लोग बहुत ही बड़ा और खतरनाक रिस्क लेने जा रहे थे। इधर उसी रात बैंक फिर से उन गुंडों के सामने पड़ जाता है। जब वो घर लौट रहा था तभी वही लोग उसे रास्ते में अटैक कर देते हैं। बिना कुछ कहने का मौका दिए वो उसे बेरहमी से पीटते हैं और अंत में कचरे के डस्टबिन में फेंक देते हैं। बैंक किसी तरह उस डस्टबिन से निकलकर घर पहुंचता है। इस घटना की वजह से अगली सुबह उसका स्कॉलरशिप इंटरव्यू भी मिस हो जाता है। वहीं अगले दिन प्लान के अनुसार पैट अपने स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर्स को बुलाता है। वो उन्हें दिखाता है कि सिएटल में पास होने से उन्हें कितना फायदा होगा और उन्हें अपने क्लाइंट्स बना लेता है। इसके बाद वो और लिन मिलकर अपना प्लान ब्रीफ करते हैं। इस चीटिंग के लिए लिन का आइडिया वाकई में माइंड ब्लोइंग था। लिन जब फिलाडेल्फिया जाकर SAT एग्जाम देगी तो वो सारे आंसर याद कर लेगी और फिर उन्हें SMS के जरिए सबको भेज देगी। लेकिन एग्जाम में किसी को फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही किसी की दिमाग इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो सारे आंसर याद रख सके। यहीं पर लिन का जीनियस आइडिया आता है। वो सबको कहती है कि तुम लोग सब अपने अपने 4 पेंसिल ले जाओ। हर पेंसिल में एक एक बारकोड होगा और इन बारकोड्स में कई छोटी बड़ी लाइनें होंगी। अब तुम लोग इन बारकोड्स की जगह अपने तरीके से कोड तैयार कर लो और ये बारकोड की लाइनें सिर्फ 4 तरह की होती हैं। तो अब लाइनों की मोटाई और पतलापन देखकर उन्हें ABCD के रूप में कोड किया जा सकता था। बाहर से देखने पर सबको बस पेंसिल पर लगा एक नॉर्मल सा बारकोड ही दिखेगा, लेकिन किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि ये असल में सवालों के जवाब हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। SAT एग्जाम में टोटल 150 सवालों के जवाब देने होते हैं। अब इतने सारे सवाल सॉल्व करने के बाद उनके आंसर याद रखना बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला काम था और कोई भी इंसान एक साथ 150 सवालों के जवाब याद नहीं रख सकता, क्योंकि अगर बीच में जरा सी भी गलती हो गई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए इस चीटिंग प्लान में उन्हें एक और इंसान की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से लिन सीधे जाकर बैंक से मिलती है, लेकिन बैंक उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। फिर भी लिन उसे पैसों वाले एंगल से सोचने को कहती है और जाते जाते उसे एक प्रिंटिंग हाउस का एड्रेस दे देती है। इसी प्रिंटिंग हाउस में पैट और ग्रेस बारकोड प्रिंट करके पेंसिलों पर लगाने वाले होते हैं। अगली सुबह जब सब लोग उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ बैंक को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यानी जो इंसान सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता था वही अब उनकी टीम में शामिल होने आ गया। असल में स्कॉलरशिप इंटरव्यू मिस हो जाने की वजह से अब यही उसके पास आखिरी ऑप्शन बचा था। उसकी माँ के लिए स्कूल की ट्यूशन फीस निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। ऊपर से लिन ने उसे इस काम के बदले $1,50,000 का ऑफर दिया था। इसलिए सब कुछ सोच समझकर वो उनकी टीम में शामिल हो जाता है। टीम में आते ही वो सबको एक जबरदस्त आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर वो लोग विदेशी नागरिक बनकर SAT एग्जाम दें तो किसी का भी असली नाम या पहचान रिकॉर्ड में नहीं आएगी। बैंक खुद आंशिक रूप से नाइजीरियन और जापानीज बैकग्राउंड से था, इसलिए उसके लिए ये काम और भी आसान था। बस उनके लिए एक नकली पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। बैंक बताता है कि वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान को जानता है। इसके बाद वो लोग अपने सारे प्लान को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट कर लेते हैं। फिर हर एक स्टेप की पूरी रिहर्सल करने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर पकड़े गए तो पुलिस को क्या कहना है ये भी वो लोग पहले से प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन इसी प्रैक्टिस के दौरान एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पैट एक्टिंग करके दिखा रहा था कि पुलिस के सामने वो बैंक के बारे में क्या बोलेगा। वो उसके बारे में काफी बुरा बोलता है, लेकिन बैंक फिर भी कुछ नहीं कहता। तभी पैट अचानक मुंह से निकाल देता है कि कुछ दिन पहले बैंक डस्टबिन में घुसा हुआ था। ये सुनते ही बैंक का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे तो गुंडों ने मारकर डस्टबिन में फेंका था। ये बात पैट को कैसे पता चली? इसका मतलब साफ था कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था ताकि बैंक को पिटवाया जाए, वो अपना स्कॉलरशिप इंटरव्यू मिस करे और मजबूरी में उनकी टीम ज्वाइन। ये सच्चाई पता चलते ही बैंक तुरंत उनकी टीम छोड़ देता है। उधर लिन भी पैट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरा प्लान कैंसिल कर देती है।
ग्रेस उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लिन साफ कह देती है, तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो, शुरू से ही तुम लोग मुझे यूज करते आ रहे हो। इतना कहकर वो उनसे विदा ले लेती है। लेकिन बाद में लिन और बैंक दोनों ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि असल में उनके पास अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। दोनों के हाथ से स्कॉलरशिप पहले ही निकल चुकी थी और अब उन्हें इस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्लान के मुताबिक वो लोग एक दिन पहले ही फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं। जिस एग्जाम सेंटर में उन्हें टेस्ट देना था उसके बारे में उन्होंने पहले से सारी इंफॉर्मेशन जुटा रखी थी, लेकिन एग्जाम अथॉरिटी अचानक सेंटर बदल देती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम सामने आ गई थी। वैसे भी एसेट एग्जाम को यूं ही दुनिया का सबसे सिक्योर एग्जाम नहीं कहा जाता। सेंटर बदल जाने की वजह से वो लोग थोड़ी अनिश्चितता के साथ एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले वो बाथरूम में अपने फोन छुपा देते हैं। इसके बाद दोनों साथ में एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं। हॉल में घुसते ही गार्ड्स बता देते हैं कि मेन एग्जाम 4 सेक्शन में बटा हुआ है। हर सेक्शन के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, लेकिन ब्रेक के दौरान कोई भी स्टूडेंट हॉल के बाहर पेन, पेंसिल या कोई भी सामान नहीं ले जा सकता। यानी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट एग्जाम सिस्टम था। अब लिन और बैंक अपने अपने तरीके से एग्जाम शुरू कर देते। पहले सेक्शन के आधे समय में ही वो दोनों सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तुम पहले से ही जान चुके हो कि ये दोनों कितने बड़े लेवल के एकेडमिक जीनियस हैं। सवाल हल करने के बाद वो मन ही मन सारे आंसर याद कर लेते हैं। अब पहला सेक्शन खत्म होते ही जब 10 मिनट का ब्रेक मिलता है तो दोनों सीधे बाथरूम चले जाते हैं। लिन बहुत तेजी से फोन निकालकर अपने सारे आंसर पैट को भेज देती है, लेकिन तभी बैंक अचानक पैट से एक्स्ट्रा $1,00,000 की डिमांड कर देता है। मजबूरी में पैट तुरंत उसके अकाउंट में $50,000 ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद बैंक भी अपने सारे आंसर एक साथ सेंड कर देता है। इस तरह पहला पार्ट तो काफी हद तक अच्छे से पूरा हो जाता है, लेकिन दूसरे पार्ट के बाद जैसे ही ब्रेक शुरू होता है असली परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो भारी भीड़ को धक्का देते हुए दोनों को टॉयलेट तक पहुंचना पड़ता है। फिर जैसे ही वो अंदर जाकर आंसर सेंड करने वाले होते हैं तभी दरवाजे पर जोर जोर से कोई खटखटाने लगा है। दरअसल एग्जाम अथॉरिटी अचानक बीच एग्जाम में बाथरूम चेक करने आ जाती है। वो बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन बैंक किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसी के हाथ में फोन होता है और अगर वो पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई रास्ता न देखकर बैंक फोन को टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन इसके बावजूद एग्जाम अथॉरिटी को उसके फोन इस्तेमाल करने का शक हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वो उसे वहीं बैठाकर पूछताछ शुरू कर देते। दूसरी तरफ लिन के दरवाजे पर खटखटाने के बावजूद वो अपना फोन जूते के बीच में छुपा देती है। फिर वो बाथरूम से निकलकर एग्जाम हॉल में चली जाती है। अब इस पूरे चक्कर में कोई भी अपना आंसर सेंड नहीं कर पाया और बैंक के माथे पर क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था। इस बीच एग्जाम अथॉरिटी के लोग बार बार बैंक से पूछते हैं कि उसने फोन क्यों इस्तेमाल किया। फिर वो उसके स्कूल को कॉल करके उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकी से उस दिन शनिवार था और स्कूल बंद था, इसीलिए स्कूल से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ देर बैठने के बाद बैंक कहता है, मुझे जाने दो, वैसे भी ये एग्जाम मेरे लिए खत्म हो गया। ये सुनकर अथॉरिटी उसे जाने देती है, लेकिन एक बात ने उन्हें बहुत चौंका दिया। अपने आप को नाइजीरियन बताने के बावजूद बैंक की उच्चारण शैली पूरी तरह प्योर अमेरिकन जैसी थी। ये देखकर अथॉरिटी सस्पेक्ट कर गई और उसका एड्रेस चेक करने लगी। तब उन्हें पता चलता है कि बैंक असल में फेक एड्रेस इस्तेमाल करके एग्जाम देने आया था। इसके बाद वे तुरंत हॉल के आसपास उसे खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ दूसरे शहर में पैट और ग्रेस अपने आंसर नहीं मिलने से डरे हुए थे। जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वे भी दूसरे पार्ट के जवाबों के लिए परेशान थे। इस पूरे तनाव की स्थिति में कोई नहीं समझ पा रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। इसी बीच लिन जूते के अंदर रखा फोन लेकर एग्जाम हॉल के बाहर छुपने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हॉल में कदम रखते ही बैंक के बारे में सोचकर वो पैनिक हो जाती है। इसके कारण सवाल हल करने के बाद भी वो आंसर याद नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा उसे पिछले पार्ट के सारे आंसर भी याद रखने थे, क्योंकि वो उन्हें पहले सेंड नहीं कर पाई थी और बैंक के आधे आंसर भेजने की जिम्मेदारी भी उसे याद रखनी थी। इस तरह से सब तरफ से वो पूरी तरह ब्लैकआउट महसूस कर रही थी। फिर भी उसने खुद को शांत रखा और पियानो ट्यूनिंग की मदद से धीरे धीरे सभी आंसर याद कर लिए। फिर अचानक उसने शारीरिक अस्वस्थता का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकल जाती है। असल में उसका काम तो पूरा हो चुका था, अब बस आंसर भेजना बाकी था। बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि हॉल में पहले से ही बैंक और उसकी तलाश जारी है, क्योंकि एग्जाम अथॉरिटी को पता चल गया था कि सारे एप्लीकेंट्स में सिर्फ इन दोनों की इंफॉर्मेशन फेक है। अब बैंक सेफ्टी गार्ड से बचने के लिए ऑडिटोरियम में छुपा हुआ था। वहीं लिन एक रूम से दूसरे रूम में घूमते हुए बच निकलती है। अंत में वो ड्रेस बदलकर वर्कर की ड्रेस पहनकर सड़क पर आ जाती है, लेकिन सेफ्टी गार्ड्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। फिर उसने फिर से ड्रेस बदलकर उन्हें फंसाया, लेकिन जल्दीबाजी में अचानक सड़क पर गिर पड़ी। गिरने के कारण उसका हाथ में रखा फोन किसी कार के नीचे चला गया। मतलब विपदा के ऊपर महाविपदा। लेकिन किसी तरह वो फोन को कार के नीचे से निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर बड़ी मुश्किल
मुश्किल से जल्दी से आंसर भेज देती है। उसी समय बैंक भी उसके सामने पहुंच जाता है, यानी किसी तरह जिंदगी दांव पर लगाकर दोनों ने सेफ्टी गार्ड्स को चकमा देने में कामयाबी पाई। दूसरी तरफ उसका मैसेज पाते ही पैट भी सबके लिए बारकोड प्रिंट कर देता है। फिर वो कोड पेंसिलों पर लगाते हैं। आखिरकार लिन और बैंक वापस लौट आते हैं, लेकिन लौटकर लिन को पता चलता है कि ग्रेस और पैट 1 साल के लिए घूमने जा रहे हैं। उसे न्यूयॉर्क में जो अपार्टमेंट उसने वादा किया था वो भी अब नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर लिन बहुत गुस्सा हो जाती है। वो ग्रेस से कहती है कि इतने दिन से तुम लोग बस हमें यूज कर रहे थे। तभी पैट उसे कहता है, हम सब ने तो ये सब अपने लिए किया और तुम भी तो अपने हिस्से का पैसा ले चुकी हो। लिन उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है, लेकिन घर वापस जाकर उसका मन और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने न्यूज में देखा कि उनकी चीटिंग की वजह से फिलाडेल्फिया का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। ये खबर सुनकर लिन के मन में बहुत गिल्ट उठता है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। कई लोग शायद एग्जाम पास कर ही जाते। अब अपनी इस गिल्ट फीलिंग से परेशान होकर वो बैंक से मिलने जाती है। उसे बताती है कि वह पुलिस के सामने कन्फेस करना चाहती है, लेकिन बैंक उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा करने से उसकी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वे असल में इस देश के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वीजा एक्सपायर हो जाने के बावजूद वे यहाँ रह गए हैं। उनका फैमिली सिर्फ उसी पर निर्भर है कि वो पढ़ाई पूरी करे और ग्रीन कार्ड पाने में कामयाब हो। ये सब सुनकर लिन का मन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। घर लौटकर वो रोने लगती है। अपने पिता के सामने वह अपनी गलती भी स्वीकार कर देती है। तब कांग उसे कहता है कि उसने पिछली रात ही उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया था। दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। लिन अपने की के लिए गिल्टी महसूस कर रही थी और कांग भी अपनी सख्ती के लिए माफी मांगता है, क्योंकि लिन ने सब कुछ सिर्फ जूलियार्ड स्कूल में दाखिला पाने के लिए किया था। अब लिन अपने पिता को बताती है कि वह चाहकर भी कन्फेस नहीं कर सकती, क्योंकि इससे और भी ज्यादा खतरा पैदा होगा। कांग उसे कहता है, तुम जो सही समझो वही करो। तो सवाल ये है कि क्या लिन आखिर में इस अपराध बोध के बोझ तले दब जाएगी या फिर कन्फेस करेगी, क्योंकि उसकी जीनियसनेस और लेवल पूरी तरह अलग है। इस बार लिन एक ऐसा प्लान बनाती है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वो सीधे पैट के पिता टेट से मिलती है। उसे बताती है कि पैट सब कुछ का मूल है और इसका सबूत उसके पास है। सारी फंडिंग उसके पॉकेट से आई थी। इसके अलावा बैंक को उसने जो गुंडे भेजे थे उन्हें पीटने का सबूत भी उसके पास है। अब वो टेट को दिखाती है कि उसने उन गुंडों को पैसे कैसे दिए, उनके पेमेंट बिल भी दिखाती है। ये सब देखकर टेट समझ जाता है कि उसका बेटा अब कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकता। तब वह लिन से पूछता है कि असल में वह क्या चाहती है। जवाब में लिन कहती है कि जो 417 स्टूडेंट्स की सेटल एग्जाम रद्द हुई थी उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी और उनका हर एक फीस और सभी खर्च के $3,47,000 टेट को चुकाने होंगे। ये सब सुनकर टेट बिल्कुल हैरान रह जाता है, लेकिन लीन कहती है कि ये खर्च न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट खरीदने की तुलना में बहुत कम है और टेट ने तो पहले ही उसे अपार्टमेंट देने का वादा किया था। कोई रास्ता न देकर टेट भी आखिरकार उसके कहे मान जाता है। फिर लिन उससे एक और मांग करती है। चूंकि टेट एक बड़े लेयर हैं, वह बैंक और उसके फैमिली को लीगल सिटीजनशिप दिलाने में मदद करेगा। ये सब सुनकर टेट भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जब लिन उन्हें विदा देने लगती है, टेट पूछता है, तुम अपने लिए कुछ चाहोगी? वह कहता है कि वह तुम्हें जूलियर्ड स्कूल में एडमिशन दिला सकता है, लेकिन लिन कहती है कि उसका विश्वास है कि वह अपनी काबिलियत और मेहनत से खुद वही मौका पाएगी, इसीलिए इस मामले में किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये कहकर लिन उसे विदा देती है। तब टेट कहता है कि अगर वह म्यूजिशियन नहीं बन पाती तो वह उसके पास आए, तब वह उसे जॉब पाने में मदद करेगा। असल में लिन की कॉन्फिडेंस और जीनियसनेस देखकर टेट भी बहुत इंप्रेस हुआ, लेकिन लिन इन सभी ऑफर्स पर सिर्फ मुस्कुराहट के साथ विदा लेती है। इस तरह लिन अपनी जीनियस माइंड से खेल दिखाकर सब कुछ फिर से नॉर्मल स्थिति में ला देती है और ठीक इसी जगह मूवी का अंत होता है।